हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सूर्या बीएससी क्लासेस। आप सभी का मेरे इस चैनल पर एक बार फिर से बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सूरज भटनागर और आज हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, त्रिकोणमिति फलन की। डियर स्टूडेंट्स, मेरे पिछले वीडियो में कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे बोला था कि उन्हें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कुछ प्रॉब्लम है और मैं उस पर एक वीडियो बना करके अपलोड करूँ। तो आज का वीडियो क्लास 11th और 12th के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये बीएससी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए इसकी जानकारी और इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की नॉलेज प्रत्येक स्टूडेंट्स को होनी ही चाहिए। तो आज इस वीडियो के अंदर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड सारा बेसिक कंसेप्ट समझेंगे, सारे फॉर्मूले समझेंगे, किस किस तरह की इसके अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं और उनको किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। और इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल और क्वेश्चंस हैं उनको हम अपने अगले वीडियो में एक ही वीडियो में सभी कंप्लीट करेंगे। तो दोनों वीडियो आप बिना स्किप किए एंड तक देखिए। मैं पूरी गारंटी लेता हूं कि आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी, लेकिन वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, सारे कंसेप्ट समझने पड़ेंगे। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट्स आज पहली बार मेरे इस चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें, ताकि और भी स्टूडेंट्स इसको देख करके कुछ सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। हाँ, तो देखिए स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो शुरुआत होती है वो एंगल से होती है। तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हम एक कोण कैसे बना सकते हैं और एक एंगल कैसे बना सकते हैं। हम अपनी छोटी कक्षाओं में से ये सीखते आ रहे हैं कोण बनाना। तो कोण बनाने के लिए आप सभी को मालूम होगा कि हमें सबसे पहले एक रेखा खींचनी पड़ती है और उस रेखा के दोनों तरफ से किसी भी एक पॉइंट को लेकर के हमें उसके ऊपर एंगल बनाना पड़ता है। तो दो रेखाओं के बीच में जो भी स्पेस होता है उसी को हम कोण बोलते हैं। और ये कोण पॉजिटिव और नेगेटिव दो डायरेक्शनों में हम बना सकते हैं। अगर पॉजिटिव डायरेक्शन होती है तो उसको हम वामावर्त दिशा बोलते हैं और नेगेटिव डायरेक्शन होती है तो उसको हम दक्षिणावर्त दिशा बोलते हैं। तो हमको कोण बनाने के लिए एक प्रारंभिक रेखा की आवश्यकता होती है, इनिशियल लाइन हम उसको बोल सकते हैं। तो प्रारंभिक रेखा के एक बिंदु के ऊपर जब हम उसको नेगेटिव या पॉजिटिव डायरेक्शन में घुमाते हैं तो जितना भी घुमाते हैं उसके बीच का जो स्पेस होता है उसी को हम कोण बोलते हैं। इसको हम एक डायग्राम के द्वारा समझ सकते हैं। देखिए, ये एंगल की डेफिनेशन है। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर ये दो डायग्राम हमने यहाँ पर लिए हैं, जिसके अंदर जैसे ये ओ ए, पहले डायग्राम के अंदर जो ओ ए रेखा है ये प्रारंभिक रेखा है। ये हमको खींचनी ही पड़ेगी, जब जाकर के हम इसके ऊपर कोई एंगल बना पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि हमारे ऊपर कोई भी एक, हमने ये एक जैसे प्रारंभिक रेखा ले ली, इसका ये बिंदु ले लिया, ओ मान लिया इसको, ये मूल बिंदु मान लिया हमने इसको। इस बिंदु के सापेक्ष जब हम एक दूसरी रेखा को घुमाएंगे, या तो ऊपर की तरफ घुमाएंगे या फिर नीचे की तरफ घुमाएंगे। अगर ऊपर की तरफ घुमाते हैं तो एंगल पॉजिटिव हो जाएगा और नीचे की तरफ घुमाएंगे तो एंगल नेगेटिव हो जाएगा। तो देखिए, यहां पर जो फर्स्ट एंगल है वो इस प्रारंभिक रेखा को ऊपर घुमाने से आ रहा है डायरेक्ट। देखिए, ये एरो बना हुआ है, तो ऊपर घुमाने से ये ओ बी रेखा को हमने लिया है और इसके बीच का जो भी स्पेस होगा ये कोण होगा। कोण को हम वैसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं, तो ये थीटा जो एंगल होगा ये पॉजिटिव होगा। इसी तरीके से दूसरा जो डायग्राम है उसमें ओपी रेखा हमने प्रारंभिक रेखा ली है और दूसरी रेखा को इस ओ बिंदु के सापेक्ष हमने नीचे की तरफ लिया है। अब नीचे की तरफ अगर लेते हैं तो एंगल ऋणात्मक होता है, नेगेटिव होता है, तो इसका जो एंगल होगा बीच का वो होगा माइनस थीटा। यानी जो कोण है, कोण एक ऐसा माप है जो किसी किरण के प्रारंभिक बिंदु पर, तो जैसे पहले डायग्राम के अंदर एक किरण है ओ ए और दूसरे में है ओ पी, इसका प्रारंभिक बिंदु दोनों में ही ओ है, तो प्रारंभिक बिंदु पर घूमने से बनता है। तो प्रारंभिक बिंदु पर एक दूसरी रेखा को जब हम घुमाएंगे या तो ऊपर या नीचे, तो जो बीच में स्पेस होगा वो एंगल होगा और ये धनात्मक और ऋणात्मक होता है। तो अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे यानी ऊपर की तरफ लेंगे, यानी
वामावर्त दिशा में लेंगे तो ये एंगल पॉजिटिव होगा, और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं नीचे की ओर, दक्षिणावर्त दिशा इसको बोलते हैं, या नीचे की ओर लेते हैं हम, तो ये एंगल ऋणात्मक हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब यहां पर बात आती है कि एंगल को मापने की इकाई क्या है। तो एंगल को मापने की, कोण को मापने की दो इकाई होती है, या तो हम कोण को डिग्री में मापते हैं या फिर रेडियन में मापते हैं। तो डिग्री और रेडियन में किस तरीके से हम माप सकते हैं, अब हम उसको देखते हैं। देखिए, हमें मालूम है कि अगर हम एक प्रारंभिक रेखा को, जैसे हमारे पास ये प्रारंभिक रेखा है, इसके इस बिंदु को अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यानी कि ऊपर की तरफ घुमाते हैं और इतना घुमा देते हैं, तो आप सब देखिए ये कोण बहुत जाना पहचाना है, 90 डिग्री का एंगल बन जाता है, इतना हम सब जानते हैं। और इसी डायरेक्शन को और आगे जारी रखते हुए फिर से इधर घुमाते हैं और एक और रेखा इस तरीके से खींच देते हैं, तो यहां पर इस तरफ एक और 90 डिग्री का एंगल बन जाता है, ठीक है। और इसी डायरेक्शन को और अगर आगे ले जाएं हम, तो एक और 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा इस तरीके से, और फिर अंतिम चक्र पूरा करते हैं और यहां पर फिर एक 90 डिग्री का एंगल बना देते हैं, तो पूरा एंगल बन गया। यानी जिस जगह से हमने, जिस रेखा के ऊपर से हमने घूमना चालू किया था, उसी रेखा पर हम वापस आ गए, तो 360 डिग्री का एक एंगल बन जाता है। इसका मतलब एक वृत्ताकार आकृति बन जाती है, तो वृत्त के ऊपर जो भी एंगल बनता है वो 360 डिग्री का होता है। तो वृत्त के ऊपर जो भी एंगल बनेगा, जैसे ये वृत्त का सेंटर हो गया और ये इसकी रेडियस हो गई, तो यहां पर ये जो एंगल बना है इस तरीके से, ये पूरा 360 डिग्री का हो जाता है। 360 डिग्री को हम 2 पाई बोल सकते हैं, इतना हम सब जानते हैं कि पाई बराबर 180 होता है, यानी कि 360 डिग्री बराबर हम 2 पाई ले सकते हैं। तो एक पूरा राउंड करने पर 360 डिग्री बन जाता है। अगर इस 360 डिग्री को हम छोटे छोटे 360 भागों में डिवाइड कर दें, इस तरीके से 360 भागों के अंदर अगर हम इसको डिवाइड कर लेते हैं इस तरीके से, पूरे 360 डिग्री को 360 भागों में इस तरीके से अगर हम डिवाइड करते हैं, तो एक जो भाग होगा, उस एक भाग की जो वैल्यू होगी वो 1 डिग्री होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए 360 डिग्री कितने के बराबर है, 360 डिग्री बराबर है 2 पाई के। तो यहां से अगर हम 360 डिग्री के पूरे कोण को 360 छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर देते हैं, तो एक भाग की जो वैल्यू होगी वो 1 डिग्री होगी, और 1 डिग्री बराबर हो जाएगा 2 पाई अपॉन 360, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो पाई अपॉन 180। तो 1 डिग्री की वैल्यू हो गई पाई अपॉन 180, और ये होता है रेडियन में। तो इसको हम डिग्री और रेडियन के अंदर रिलेशन भी बोल सकते हैं कि डिग्री और रेडियन में क्या संबंध है। तो डिग्री और रेडियन में क्या संबंध है कि 1 डिग्री बराबर पाई अपॉन 180 रेडियन होता है। या तो रेडियन के लिए हम सी का निशान लगाते हैं, हाफ सर्किल, या फिर हिंदी में हम लिख सकते हैं रेडियन। ठीक है, तो ये डिग्री और रेडियन की वैल्यू में रिलेशन हो गई। देखिए, अब दूसरी इकाई जो कोण को मापने की होती है वो है रेडियन। रेडियन में भी हम कोण को माप सकते हैं, इसकी भी वैल्यू होती है। जैसे 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180 होता है, और इसकी जो वैल्यू होती है 1 डिग्री बराबर पाई अपॉन 180 की 0.01746 लगभग होती है, और ये रेडियन में आती है। अभी हम देखेंगे ये वैल्यू किस तरीके से निकलती है। तो ये लगभग में इसका मान आता है। अब यहां पर जब रेडियन की बात आती है
तो रेडियन हम किसको बोलेंगे? देखिए देखिए रेडियन के लिए हम क्या करेंगे कि हमने ये एक सर्किल लिया और इस सर्किल के अंदर अगर हम एक इकाई की रेडियस ले लें, इसकी एक इकाई कुछ भी हो सकता है, 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, कुछ भी, लेकिन इकाई होना चाहिए। और इसका जो परिधि है चारों तरफ की, इस परिधि के ऊपर भी इकाई लंबाई का कोई चाप ले लेते हैं। जैसे ये ए पॉइंट है और यहां पर ये बी पॉइंट है, तो किसी इकाई त्रिज्या के वृत्त पर इकाई लंबाई का ही अगर हम चाप ले लें, यानी वृत्त की त्रिज्या भी इकाई और इकाई लंबाई का चाप लेने से जो उसके सिरों पर एंगल बनेगा, यानी इकाई लंबाई का जो हमने ये चाप लिया, इसके सिरे कौन हो गए? ए और बी। ए और बी के सिरों को जब सर्किल के सेंटर से मिलाया हमने, तो यहां पर जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन का होगा। 1 रेडियन। तो रेडियन की डेफिनेशन क्या हो गई स्टूडेंट्स? कि इकाई लंबाई के वृत्त पर इकाई लंबाई के चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण 1 रेडियन होता है। समझ में आ गई बात? एक सर्किल है जिसकी रेडियस इकाई है और उसकी परिधि के ऊपर जो चाप हमने लिया है उसकी लंबाई भी इकाई है, और इकाई लंबाई के चाप के द्वारा जो केंद्र पर कोण बनता है उसको हम 1 रेडियन बोलते हैं। और 1 रेडियन की जो माप होती है, 1 रेडियन इक्वल टू 57.16, यानी 57 तो डिग्री और 16 मिनट। ये भी अप्रोक्सीमेट होता है, लगभग में होता है ये भी। तो 1 रेडियन बराबर 57 डिग्री और 16 मिनट, ये इसकी वैल्यू होती है, लगभग में होती है डियर स्टूडेंट्स। हम इनको निकाल करके देखेंगे लगभग में इनकी वैल्यू ये कैसे आती है दोनों की। तो अभी फिलहाल हम इसकी बेसिक नॉलेज ले रहे हैं, क्या क्या इसमें होता है। अब हम यहां पर थोड़ा सा रिलेशन देखते हैं, इनके बीच में क्या क्या रिलेशन होती है। देखिए रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में हम चेंज कर सकते हैं। अगर हमको कोई एंगल डिग्री में दिया हुआ है और उसको हमें रेडियन में चेंज करना है तो हम कर सकते हैं। इसी तरीके से कोई एंगल रेडियन में दे रखा है, उसको हम डिग्री में चेंज कर सकते हैं। देखिए अगर डिग्री में कोई एंगल दिया हुआ है, डिग्री कोण को अगर रेडियन में हमें चेंज करना है, रेडियन में बदलने के लिए जो भी एंगल हमको दे रखा है उसको पाई बटे 180 से गुणा करते हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? वो जो कोण है वो रेडियन में चेंज हो जाएगा। डिग्री के कोण को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटा 180 से गुणा करते हैं, तो वो एंगल डिग्री की जगह पर रेडियन में चेंज हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें कि 45 डिग्री, इसको अगर हमें कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो हम क्या करेंगे कि 45 को पाई अपॉन 180 इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और 45 से इसको सिंप्लीफाई किया तो 4 बार ये इससे कट जाएगा, तो पाई अपॉन 4 रेडियन इसका मान आ जाएगा। तो ऐसे कोई सा भी एंगल अगर हमको डिग्री में दे रखा है तो हम उसको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करके रेडियन में चेंज कर सकते हैं। और इसका उल्टा कि अगर हमको रेडियन में कोई कोण दे रखा है और उसको डिग्री में चेंज करना है तो क्या होगा, देखिए रेडियन के कोण को
डिग्री में बदलने के लिए इसका उल्टा कर देंगे। बिल्कुल सिंपल है। उल्टा करने का मतलब 180 अपॉन पाई से गुणा कर देंगे, गुणा करते हैं। तो ऐसा करने से रेडियन का जो कोण होगा उसको हम डिग्री में चेंज कर पाएंगे। जैसे कोई भी एग्जांपल अगर इसको समझने के लिए हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 पाई अपॉन 3, ये रेडियन में कोई एंगल है और इसको हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे कि 2 पाई अपॉन 3 को गुणा कर देंगे किससे, 180 बटे पाई से। तो अब आप यहां देखेंगे सब कि पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और 3 से 180 60 बार कैंसिल हो जाएगा, तो 120 डिग्री आ जाएगा। तो 2 पाई अपॉन 3 रेडियन की जो वैल्यू है वो 120 डिग्री हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स। तो उम्मीद कर रहा हूं मुझे ये समझ में आ रहा होगा आप सभी के। तो ध्यान से देखते जाइए और समझते जाइए। कोई भी डाउट अगर रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप मुझे जरूर बताना, तो मैं उसको दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा। तो अब तक हमने क्या देखा कि एक एंगल हम कैसे बना सकते हैं, किस टाइप का होता है, धनात्मक ऋणात्मक हो सकता है। एंगल को नापने की हमारे पास 2 इकाई होती है, एक डिग्री होती है, एक रेडियन होता है। रेडियन के कोण को डिग्री में चेंज कर सकते हैं और डिग्री के कोण को रेडियन में चेंज कर सकते हैं। ये दोनों चीजें हमने देख ली। इसके बाद एक डिग्री अगर पूरा नहीं है तब क्या होता है, जैसे कि अभी हमने इस रेडियन को चेंज किया तो पूरा 120 डिग्री आ गया, लेकिन अगर भाग पूरा पूरा नहीं जाता है तब हम क्या करेंगे। तो यहां पर अगर डिग्री पूरा पूरा नहीं बन रहा है तो उसको दशमलव में चेंज करते हैं, और दशमलव में चेंज करने का मतलब है कि जो बची हुई डिग्री होती है वो मिनट और सेकंड में चेंज होती है। तो यहां पर 1 डिग्री बराबर डियर स्टूडेंट्स 1 डिग्री बराबर 60 मिनट हम मानते हैं। 60 मिनट, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। और मिनट का जो सिंबल होता है इसको प्रदर्शित करते हैं वो एक सिंगल डैश से प्रदर्शित करते हैं। किसी भी संख्या के ऊपर अगर ऐसा एक डैश लग रहा है तो उसको हम क्या पढ़ेंगे, मिनट। तो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। और इसी तरीके से 1 मिनट बराबर, तो ये मिनट का निशान हो गया, और 1 मिनट बराबर हो जाता है 60 सेकंड। तो 60 सेकंड और सेकंड के लिए निशान क्या होता है, डबल डैश। तो अगर किसी संख्या पर डबल डैश लग रहा है तो इसका मतलब है कि वो सेकंड है। तो अगर कोई भी एंगल डिग्री में पूरा पूरा नहीं आ रहा है तो बचा हुआ जो एंगल होगा वो मिनट में, और मिनट में भी पूरा पूरा नहीं आ रहा है तो उसके बाद बचा हुआ एंगल सेकंड में चेंज होता है। अब जैसे अभी हमने ऊपर देखा कि 1 रेडियन की जो वैल्यू है वो पूरे पूरे डिग्री में नहीं आ रही है, तो 57 डिग्री पूरा आ रहा है इसलिए 57 डिग्री हो गया, और बचा हुआ जो एंगल है वो 16 मिनट में आ गया। मिनट के बाद अगर भी कुछ बचता है तो वो सेकंड में चला जाता है, और सेकंड के बाद अगर कुछ बचता है तो उसको हम नहीं लेते हैं क्योंकि वो बहुत छोटी इकाई हो जाती है, नहीं लेने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरीके से हम आगे देखेंगे इन सभी को किस तरीके से यूज कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहीं पर एक चीज और आती है कि अगर हमको वृत्त के ऊपर इस चाप की लंबाई को ही ज्ञात करना हो, ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी हो, तो हम कैसे निकालेंगे। देखिए यहां पर जो डेफिनेशन हमने ली थी रेडियन की, कि इकाई त्रिज्या का कोई वृत्त है और उसके ऊपर इकाई लंबाई का एक चाप है, तो उसके केंद्र पर जो कोण बनेगा वो 1 रेडियन का हो जाएगा। तो यहां पर चाप की लंबाई का जो फॉर्मूला होगा वो होगा आर थीटा। आर तो रेडियस और थीटा उसका एंगल, लेकिन एंगल काय में आएगा, रेडियन में। ये चीज हमको यहां पर ध्यान रखनी है। देखिए चाप की लंबाई,
तो चाप की लंबाई का जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा आर, तो यहां पर त्रिज्या हो गई वृत्त की, और थीटा उसका कोण हो गया, केंद्र पर बना कोण, और ये कोण होना चाहिए रेडियन में। तो यहां पर चाप की लंबाई को अगर हम एल से प्रदर्शित करते हैं तो एल बराबर हो जाएगा आर थीटा। तो किसी भी वृत्त की परिधि पर चाप की लंबाई अगर हमको निकालनी है तो हम एल बराबर आर थीटा से निकाल सकते हैं। आर यहां पर रेडियस है और थीटा उसका एंगल है, लेकिन वो एंगल रेडियन में होना चाहिए। अगर हमको रेडियन में इस एंगल को नहीं लिखना है तो हम इसको चेंज कर सकते हैं, डिग्री में चेंज कर सकते हैं, और रेडियन के एंगल को डिग्री में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 180 बटे पाई से गुणा करना पड़ता है। तो 180 बटे पाई से गुणा करके इसको हम निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए हमको ये एंगल रेडियन में नहीं रखना है और हम इसको थीटा में रखना चाहते हैं तो ये फॉर्मूला चेंज हो जाता है, L इक्वल टू पाई आर थीटा बटे 180। ये जो फॉर्मूला है ये भी चाप की लंबाई का ही है, लेकिन यहां पर जो थीटा आएगा वो रेडियन में नहीं आएगा बल्कि डिग्री में आएगा। ठीक है, अब इसके बाद डियर स्टूडेंट्स बात करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, त्रिकोणमिति फलन की। हम सभी जानते हैं त्रिकोणमिति फलन हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास हैं। तो हमने यहाँ पर एक सर्किल लिया है, सर्किल में हमको मालूम है 360 डिग्री का एंगल कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर ये 4 राइट एंगल बने हुए हैं, 4 समकोण बने हुए हैं। तो ये वाली जो लाइन है यहाँ पर ये प्रारंभिक रेखा है, 0 डिग्री की लाइन हम इसको बोल सकते हैं। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर अगर हम ये 90 डिग्री का कोण कंप्लीट करते हैं तो ये वाली जो रेखा है ये 90 डिग्री की हो जाती है। इसी तरीके से एक और 90 डिग्री का एंगल कंप्लीट किया तो ये 180 डिग्री की रेखा हो गई, और इसके बाद एक और 90 डिग्री का कोण कंप्लीट किया तो यहां पर ये 270 डिग्री हो जाएगा, और ये अंत में एक और 90 डिग्री का कोण कंप्लीट किया तो यही रेखा जो प्रारंभिक रेखा थी वही 360 डिग्री की रेखा हो जाएगी। तो अब यहां पर जो ये पहला भाग है 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में, इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, पहला भाग। और 90 डिग्री से 180 के बीच का जो भाग होता है ये सेकंड क्वाड्रेंट कहलाता है। 180 डिग्री से लेकर के 270 डिग्री के बीच में थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और 270 से 360 डिग्री के बीच में हम इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं, चौथा भाग। यानी 90 से 180 के बीच, 90 के बीच में पहला भाग, 90 और 180 के बीच में दूसरा, और 180 और 270 के बीच में तीसरा भाग, और 270 से 360 डिग्री के बीच में चौथा भाग होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो पहला भाग है इसमें सारे त्रिकोणमिति अनुपात पॉजिटिव होते हैं। पहले भाग के अंदर सारे त्रिकोणमिति अनुपात पॉजिटिव होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक सभी पहले भाग में पॉजिटिव रहेंगे। और दूसरे वाला जो भाग है वो साइन थीटा और कोसेक थीटा, ये दोनों फलन यहां पर पॉजिटिव रहते हैं सेकंड वाले भाग में। और इनके अलावा जो 4 बचेंगे, टेन, कॉट, सेक और कॉस, ये चारों यहां पर ऋणात्मक होते हैं। इसी तरीके से तीसरा वाला जो भाग है इसके अंदर टेन थीटा और कॉट थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, और इनके अलावा जो 4 बचते हैं, साइन, कॉस, सेक और कोसेक, वो तीसरे भाग में ऋणात्मक रहते हैं। और चौथे भाग के अंदर कॉस थीटा और सेक थीटा, ये दोनों पॉजिटिव रहते हैं, और इसके अलावा जो 4 बचेंगे, साइन, टेन, कॉट और कोसेक, वो चौथे भाग में ऋणात्मक होते हैं। अब कोई भी एंगल अगर हमको पता करना है कि कौन से भाग में है और उसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, क्या रहेगी,
तो उसके लिए अब हम बारी बारी से देखते हैं। देखिए, अगर कोई एंगल प्रथम भाग में है, प्रथम भाग की बात हम कर रहे हैं, अगर कोई एंगल प्रथम भाग में है तो प्रथम भाग में हम उसको किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, प्रथम भाग का हम एक छोटा सा डायग्राम अलग बना लेते हैं। ये प्रथम भाग हो गया 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का, ये प्रथम भाग हो गया 0 से 90 के बीच का। अब इस प्रथम भाग में हम कहां से आ सकते हैं? देखिए, या तो हम इस 0 डिग्री की लाइन को क्रॉस करके ऊपर आएंगे, तब हम प्रथम भाग में आ सकते हैं, या 90 डिग्री की लाइन को क्रॉस करके हम प्रथम भाग में आ सकते हैं। तो जब हम 0 डिग्री की लाइन को क्रॉस करेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है जो पॉजिटिव होती है, और 90 डिग्री की लाइन को अगर हम क्रॉस करते हैं तो ये नेगेटिव डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। इसको हम घुमा के देखेंगे इस तरीके से, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो अभी हमने देखा था कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव होती है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन नेगेटिव होती है। तो पहले भाग में आने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले हो गए, एक तो 0 डिग्री की लाइन, और 0 डिग्री की लाइन को ही हम 360 डिग्री की लाइन बोलते हैं। तो 0 डिग्री की लाइन को हम क्रॉस कब करेंगे? जब 360 डिग्री का एंगल बन चुका होगा और वापस हम इस प्रारंभिक रेखा पर होंगे, तब हम इसको क्रॉस करके ऊपर आएंगे। तो जब भी 0 डिग्री की लाइन को क्रॉस करेंगे तो उसको 0 ना मानकर 360 डिग्री मानेंगे। तो देखिए, 360 डिग्री और प्लस करना पड़ेगा क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन है, और प्लस के लिए हम मान लेते हैं कि थीटा प्लस करेंगे। तो एक तो ये तरीका हो गया पहले भाग में आने का, और दूसरा तरीका 90 को क्रॉस करके आ रहे हैं, 90 वाली लाइन को, और माइनस की इसकी डायरेक्शन रहेगी, तो ये रह जाएगा 90 माइनस थीटा। थीटा वो एंगल है जो कम ज्यादा करके हम देखेंगे अभी आगे। अभी हम ये देख रहे हैं कि कोई भी एंगल अगर किसी भाग में है तो हम उसमें कैसे जाएंगे, उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो अगर कोई एंगल प्रथम भाग में है तो उसका मान, यानी कि हम उस भाग में इस तरीके से आ सकते हैं, इन दो तरीके से। सेकंड कंडीशन हमारे पास आती है कि अगर हम दूसरे भाग में हैं तब हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो दूसरे भाग में आने के लिए देखिए, दूसरे भाग को हम यहां पर बना लेते हैं। आइडिया के लिए हम ये दूसरा भाग बना लेते हैं। तो ये 90 डिग्री की लाइन हो गई और ये 180 डिग्री की लाइन हो गई, तो ये दूसरा भाग बन गया, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर ये 90 डिग्री हो गया। तो सेकंड भाग के अंदर आने के लिए भी हमारे पास दो रास्ते हो गए कि या तो हम 90 डिग्री की लाइन को क्रॉस करके जाएं सेकंड भाग में, या 180 डिग्री की लाइन को क्रॉस करके जाएं। तो देखिए, 90 डिग्री की लाइन को जब हम क्रॉस कर रहे हैं और इस डायरेक्शन को घुमा के देखेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है और ये पॉजिटिव रहती है, और 180 डिग्री की लाइन को जब हम क्रॉस कर रहे हैं तो ये नेगेटिव हो जाएगी, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो यहां पर आने के लिए दो रास्ते हमारे पास क्या हो गए कि 90 डिग्री की लाइन को अगर हम क्रॉस कर रहे हैं और पॉजिटिव डायरेक्शन में क्रॉस कर रहे हैं तो प्लस थीटा हो जाएगा। तो 90 प्लस थीटा अगर हम करते हैं तो हम सेकंड भाग में आ जाएंगे। और इसी तरीके से 180 डिग्री की लाइन को क्रॉस कर रहे हैं, डायरेक्शन नेगेटिव है तो माइनस थीटा कर देंगे। अगर ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम 180 माइनस थीटा का, तो भी हम सेकंड भाग के अंदर, दूसरे भाग के अंदर आ जाएंगे। तो चलिए अब तीसरे भाग को देखते हैं कि तीसरे भाग में हम किस तरीके से आ सकते हैं। तीसरा भाग, तो देखिए तीसरे भाग को हम यहां पर बना लेते हैं। ये हमने आइडिया के लिए तीसरा भाग बना लिया। तो यहां पर ये जो रेखा है ये 180 डिग्री की रेखा हो गई, और ये जो रेखा है ये 270 डिग्री की रेखा हो गई, और ये एक 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब तीसरे भाग में अगर हमको आना है तो हम 180 डिग्री वाली लाइन को क्रॉस करके तीसरे भाग में आ सकते हैं, या फिर 270 डिग्री की लाइन को क्रॉस करके तीसरे भाग में आ सकते हैं। तो 180 डिग्री की जो लाइन को हम क्रॉस कर रहे हैं और इस डायरेक्शन को अगर हम घुमा के देखेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है और ये पॉजिटिव रहेगी।
और 270 डिग्री को क्रॉस करके जब हम तीसरे भाग में आएंगे तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी, इसको आगे घुमा के देखेंगे इस तरीके से, तो ये माइनस की होगी। तो यहां पर दो फॉर्मूले क्या हो गए डियर स्टूडेंट्स कि 180 डिग्री की लाइन को क्रॉस किया पॉजिटिव डायरेक्शन में तो हम प्लस थीटा लिखेंगे, और 270 डिग्री की लाइन को अगर हम क्रॉस करते हैं नेगेटिव डायरेक्शन में तो माइनस का थीटा लिखेंगे। तो इन दो फॉर्मूलों के द्वारा हम तीसरे भाग में आ सकते हैं। अब रह जाता है चौथा भाग। तो चौथे भाग में आने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए चतुर्थ भाग, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो चौथे भाग को हम यहां पर आइडिया के लिए अगर बनाते हैं तो चौथा भाग कुछ इस तरीके से बन जाएगा। यहां पर ये 270 डिग्री की लाइन होगी और ये वही 360 डिग्री की लाइन या फिर 0 डिग्री की लाइन। तो यहां पर देखिए कि अगर हमको चौथे भाग में आना है तो हम ये 360 डिग्री की लाइन को क्रॉस करके चौथे में आ सकते हैं और 270 डिग्री की लाइन को क्रॉस करके चौथे में आ सकते हैं। इनमें से कौन सी डायरेक्शन पॉजिटिव है और कौन सी नेगेटिव है? 360 डिग्री की डायरेक्शन को अगर हम पूरा घुमा करके देखें इसी डायरेक्शन में तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है इसलिए नेगेटिव होगी, और 270 डिग्री की लाइन को अगर हम घुमा करके देखते हैं डायरेक्शन को क्रॉस करने वाली लाइन को तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो यहां पर 360 डिग्री की लाइन को क्रॉस कर रहे हैं माइनस डायरेक्शन में नेगेटिव में तो ये 360 माइनस थीटा हो जाएगा, और 270 डिग्री की लाइन को क्रॉस कर रहे हैं पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ तो प्लस थीटा हो जाएगा। तो इन दो डायरेक्शन, दो फॉर्मूलों के द्वारा हम अलग अलग फॉर्मूलों को यूज करके यहां पर चौथे भाग में आ सकते हैं। तो यहां पर चारों भागों में आने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूले हैं सब में दो दो फॉर्मूले हैं। तो इस तरीके से हम पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे भाग में आ सकते हैं। तो पहले हमारे पास एक एंगल होगा और उससे हमको ये पता करना पड़ेगा कि हम कौन से भाग में जाना चाहते हैं, और उस भाग में जाने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है। अब यहां पर एक कंडीशन है डियर स्टूडेंट्स कि अगर हम 90 डिग्री या फिर 270 डिग्री का सूत्र प्रयोग में लेते हैं तब क्या होगा? अगर हम 90 डिग्री या 270 डिग्री वाला सूत्र प्रयोग में लेते हैं तो फलन बदल जाता है, फलन बदलता है। बदलने का मतलब कि अगर मान लीजिए हमको दे रखा है साइन 120 डिग्री और 120 डिग्री के लिए इस 120 डिग्री को हम कहां से ला सकते हैं? 90 प्लस 30 करके ला सकते हैं 120, या 180 माइनस 60 करके ला सकते हैं 120। दोनों ही कंडीशन में उत्तर सेम आएगा, लेकिन फॉर्मूले दो अलग अलग हो गए। ये 90 डिग्री का फॉर्मूला है, ये 180 का फॉर्मूला है। तो अगर हम 90 डिग्री या 270 डिग्री का सूत्र प्रयोग में लेते हैं तो फलन बदल जाता है। तो फलन यहां पर कौन है? साइन थीटा। ये साइन थीटा बदल जाएगा। इसी तरीके से अगर 270 डिग्री का फॉर्मूला होगा तो भी जो भी फलन दे रखा होगा वो चेंज हो जाएगा। चेंज होने का मतलब क्या हो जाएगा? तो अगर हमको साइन थीटा दिया हुआ है फलन के रूप में तो वो कॉस थीटा में चेंज हो जाएगा। साइन थीटा का जो फंक्शन है वो किस में बदल जाएगा? कॉस थीटा में चेंज हो जाएगा। और अगर कॉस थीटा का फलन दिया हुआ है तो वो साइन थीटा में चेंज हो जाएगा। इसका मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा आपस में चेंज होंगे। इसी तरीके से अगर टेन थीटा दे रखा है तो ये टेन थीटा कॉट थीटा में बदल जाता है, और कॉट थीटा दिया हुआ है तो वो टेन थीटा में बदल जाता है। इसी तरीके से अगर हमको सेक थीटा दिया हुआ है तो सेक थीटा कोसेक थीटा में चेंज होगा और कोसेक थीटा सेक थीटा में चेंज होगा। तो ये फलन को बदलने का नियम है। अगर हम 90 डिग्री
या 270 डिग्री का सूत्र प्रयोग में लेते हैं, तभी हमको ऐसा करना है कि अगर हमको साइन दे रखा है तो कॉस कर देंगे और कॉस दे रखा है तो साइन कर देंगे। ऐसे ही टेन और कॉट आपस में बदल जाएंगे और सेक और कॉस आपस में बदल जाएंगे। इसके अलावा जो फॉर्मूले में हमने देखा कि 180 और 360 भी आ रहा है, तो 180 और 360 का फॉर्मूला अगर हम यूज करते हैं तब कोई चेंज नहीं होता है, फलन नहीं बदलता है। इसलिए यहां पर केवल एक ही कंडीशन है कि अगर 90 और 270 का होता है फलन में सूत्र तो हम उसको चेंज करेंगे, और अगर हम 180 और 360 डिग्री का सूत्र काम में लेते हैं तो कोई फलन चेंज नहीं होता है, साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, यानी जो भी फलन दे रखा है वो वैसा ही रहेगा। तो ये हमको फॉर्मूलों को यूज करते समय हमें ध्यान में रखना है कि फलन कब बदलेगा, कब नहीं बदलेगा, नेगेटिव कब होगा, कब पॉजिटिव होगा, तो हम उसकी वैल्यू आसानी से निकाल पाएंगे। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं इसी में समझाने की कोशिश करता हूं कि किस तरीके से वो बदलेगा। मान लीजिए कि हमको tan 135 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम ले रहे हैं tan 135 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर सबसे पहले हमको यह पता करना पड़ेगा कि 135 डिग्री कौन से भाग में आता है। तो 135 डिग्री दूसरे भाग में आता है, क्योंकि दूसरा भाग 90 से 180 के बीच का होता है। ठीक है, तो ये दूसरा भाग है। पहली चीज तो हमने यही पता कर ली, कौन सा भाग है, दूसरा भाग है। अब दूसरे भाग में आने के लिए फॉर्मूले हमारे पास कौन कौन से हैं? तो दूसरे भाग में आने के लिए फॉर्मूले अभी हमने ऊपर देखे, 90 प्लस थीटा है और 180 माइनस थीटा है। दोनों में से किसी भी फॉर्मूले के द्वारा हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। मैं दोनों की निकाल करके बता रहा हूं। देखिए, अगर हम 90 प्लस थीटा लेते हैं तो देखिए अब हम ये 135 नहीं लिखेंगे, अब हम लिखेंगे tan 90 और प्लस। अब ये जो थीटा है, इस थीटा की जगह पर इतनी वैल्यू रखनी है कि उसको 90 में ऐड करेंगे तो 135 हो जाए, 135 हो जाए। तो थीटा की जगह पर आएगा 45। तो 90 प्लस 45 बराबर हो जाएगा 135 डिग्री। ठीक है, अब यहां पर आ गए हम। अब 90 प्लस कौन सा भाग है, दूसरा भाग है। दूसरे भाग में अब हम ये देखेंगे कि कौन कौन से फलन पॉजिटिव होते हैं। तो दूसरे भाग में साइन और कोसेक प्लस का होता है, बाकी नेगेटिव होते हैं। तो दूसरे भाग में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, उसके अलावा सभी नेगेटिव होते हैं। तो इसके अलावा में tan भी आता है, तो tan नेगेटिव होगा, इसका मतलब हम यहां लगा देंगे नेगेटिव साइन। अब हम ये देखेंगे कि फलन को चेंज करना है या नहीं करना है। तो 90 डिग्री का फॉर्मूला जब भी यूज करेंगे तो फलन बदलता है। तो 90 डिग्री के फॉर्मूला ही को ही हम यूज कर रहे हैं, तो फलन चेंज होगा। tan बदल करके क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, और एंगल जो हमने थीटा की जगह लिखा है वही आ जाएगा। और यहां पर देखिए माइनस का साइन ऐसा ही रहेगा, और कॉट 45 की वैल्यू हो जाती है 1। तो tan 135 की वैल्यू होगी -1। तो इस तरीके से हम इसकी वैल्यू निकाल पाए। देखिए ये इसका हो गया। या फिर हम दूसरे तरीके से भी इसको यूज कर सकते हैं, जैसे इसी को अगर हम दूसरे फॉर्मूले से करें 180 वाले से, देखिए tan 135 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए अब हम यूज कर रहे हैं 180 वाला फॉर्मूला। वहां लिखेंगे हम 180 माइनस, अब जो आगे थीटा था उस थीटा की जगह पर हमको ऐसी संख्या लिखनी है जिससे कि ये 180 में से माइनस होकर के 135 हो जाए। तो यहां पर 45 आएगा, 180 में से 45 गए तो 135 बच जाएगा। चलिए, भाग तो सेकंड ही रहेगा, तो सेकंड भाग अगर रहेगा तो tan तो नेगेटिव होगा वहां पर, तो माइनस तो रहेगा ही। पर फलन बदलता कब है, 90 पर और 270 पर। लेकिन अब हम काम में ले रहे हैं 180 वाला फॉर्मूला, तो फलन को नहीं बदलना है और tan ही रखना है।
और साथ में एंगल आ जाएगा 45। तो tan 45 की वैल्यू भी होती है माइनस का साइन ऐसा का सही, और tan 45 की वैल्यू भी होती है 1, इसलिए tan 135 का मान हो जाएगा -1। तो फॉर्मूला कोई सा भी यूज ले, लेकिन कंडीशन अप्लाई करने के बाद दोनों ही स्थिति में उसका आंसर सेम आएगा। तो किस तरीके से नेगेटिव करना है, कैसे हमको बदलना है या नहीं बदलना है, तो उम्मीद करता हूं ये समझ में आ रहा होगा सभी के। तो इस तरीके से हम यहां पर फॉर्मूलों को यूज करके कितने ही बड़े एंगल का मान हम यहां पर निकाल सकते हैं। देखिए ये एक टेबल है जिसके द्वारा हम ये देख सकते हैं कि कौन सा फलन कौन से भाग में पॉजिटिव या नेगेटिव होगा। तो यहां पर देखिए पहले भाग में सारे ही फलन पॉजिटिव है, दूसरे भाग के अंदर साइन और कोसेक को पॉजिटिव रखा गया है और चारों जो फलन है उनको नेगेटिव लिया है। तीसरे भाग के अंदर टेन और कॉट को पॉजिटिव रखा है, बाकी चारों फलन नेगेटिव है। और चौथे भाग के अंदर कॉस और सेक को पॉजिटिव रखा है, बाकी चारों फलन यहाँ पर नेगेटिव रहते हैं। तो इस सारणी के द्वारा भी हम याद कर सकते हैं कि कौन सा फलन कैसा होगा भाग के अंदर। अब इसके बाद त्रिकोणमिति फलनों के लिए कुछ सूत्र है जो हमको याद होने चाहिए, क्योंकि हम अब इसके बाद इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं, तो हमको वो सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो उनको आप लोगों को याद भी करना है। तो मैं यहाँ पर उन फॉर्मूलों को लिख रहा हूं एक एक करके। देखिए सबसे पहले हमारे पास आता है साइन x प्लस वाई। एक्स और वाई दो एंगलों को लेकर के, यहां पर x और y को हम एंगल मानेंगे आगे जाकर के। तो ए एक्स प्लस वाई का जो फॉर्मूला है वो होता है साइन x कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। ये साइन x प्लस वाई का फॉर्मूला है। अगर यहां पर माइनस का साइन हम लेते हैं तो यहां पर भी माइनस हो जाएगा। तो ये दो फॉर्मूले एक ही में आ गए। इसी तरीके से अगला फॉर्मूला हम ले सकते हैं cos x प्लस वाई का, और cos x प्लस वाई इक्वल टू होता है cos x cos y माइनस साइन x और साइन y। प्लस वाले के लिए इसमें माइनस आता है, अगर यहां पर बीच में माइनस रहता है तो इस जगह पर प्लस हो जाएगा। तो दो फॉर्मूले इसके अंदर आ गए। अब तीसरा जो फॉर्मूला है वो है tan x प्लस वाई का। tan x प्लस वाई इक्वल टू होता है tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x और tan y इसके मल्टीप्लाई में। डियर स्टूडेंट्स, अब यहां पर भी अगर प्लस है तो यहां ऊपर प्लस है और नीचे माइनस है, और अगर यहां पर माइनस होता है तो यहां पर ऊपर पहले माइनस आएगा और फिर नीचे प्लस आएगा। यानी यहां पर आप लोग ये समझ सकते हैं कि ऊपर वाले साइन के लिए ऊपर वाला निशान देखना है और नीचे वाले के लिए नीचे वाला निशान देखना है। तो ये तीन फॉर्मूले हो गए हमारे पास। इन तीन फॉर्मूलों के अलावा भी अभी और भी सूत्र हैं। देखिए चौथे सूत्र के अंदर हमारे पास तीन सर्व समीकाएं हैं। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। ये हम बहुत छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स। और तीसरी प्रॉपर्टी है यहां पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स। ये समकोण त्रिभुज से संबंधित तीनों सर्व समीकाएं हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कि ये कोई एक ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है, यहां पर ये 90 डिग्री है और इस जगह पर न्यून कोण है x हमने ले रखा है यहां पर। तो ये जो तिरछी भुजा है ये हमेशा कर्ण रहेगी, और न्यून कोण के सामने वाली भुजा को हम लंब बोलते हैं, और तीसरी भुजा जो बच जाती है वो आधार है। ठीक है। और पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा हम लंब, कर्ण और आधार को भी
यहां पर निकाल सकते हैं। देखिए, कर्ण की वैल्यू अगर हमको निकालनी है तो कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये कर्ण की वैल्यू यहां से निकल जाएगी। और अगर हमको आधार निकालना है तो आधार के लिए सिंपल है कि कर्ण का जो वर्ग है उसमें से लंब के वर्ग को माइनस कर देते हैं तो आधार की वैल्यू आ जाती है। और इसके अलावा अगर हमको लंब निकालना है तो ऊपर वाला सूत्र में लंब की जगह पर आधार हो जाएगा। तो कर्ण के स्क्वायर में से आधार के स्क्वायर को अगर हम घटाते हैं और उसका वर्गमूल लेते हैं तो हमारे पास लंब आ जाता है। तो ये तीन फॉर्मूले हमारे पास समकोण त्रिभुज से संबंधित है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और हैं जब हम यहां पर देखते हैं। साइन 2x, साइन 2x इक्वल टू होता है 2 साइन x cos x। और साइन 2x का ये एक फॉर्मूला और है 2 tan x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। इसी तरीके से cos 2x का फॉर्मूला है, cos 2x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एक्स। cos 2x के चार फॉर्मूले हैं, एक ये हो जाएगा, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, एक होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 और एक 10 के पदों में होता है और एक 10 के पदों में इसका फॉर्मूला होता है वो है 1 माइनस 1 प्लस, एक 10 के पदों में इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। इसी तरीके से tan 2x का फॉर्मूला है tan 2x बराबर 2 tan x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। ये tan 2x का फॉर्मूला है। इसी तरीके से 3x के फॉर्मूले हैं कुछ, वो हमको लेने हैं। साइन 3x बराबर होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। cos 3x का फॉर्मूला है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x और एक फॉर्मूला है tan 3x का। तो tan 3x बराबर होता है 3 tan x माइनस 10 क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स। ये tan 3x का फॉर्मूला है डियर स्टूडेंट्स। तो ये सभी फॉर्मूले आपको याद रखने हैं जिनसे हम आगे की सवालों को सॉल्व करेंगे। इसके अलावा देखिए चार फॉर्मूले और हैं। साइन x प्लस साइन y, और साइन x प्लस साइन y होता है 2 साइन x प्लस y अपॉन 2 इंटू कॉस x माइनस y अपॉन 2। इसी तरीके से एक इसका माइनस का फॉर्मूला है साइन x माइनस साइन y, और ये फॉर्मूला है 2 कॉस x प्लस y अपॉन 2 और साइन x माइनस y अपॉन 2। इसी तरीके से एक फॉर्मूला है cos x प्लस cos y, तो इसका फॉर्मूला बनता है 2 cos x प्लस y अपॉन 2 और cos x माइनस y अपॉन 2। और इसी तरीके से इसका माइनस का फॉर्मूला है cos x माइनस cos y बराबर
-2 साइन x प्लस वाई अपॉन 2 और साइन x माइनस वाई अपॉन 2। इनके अलावा दो फॉर्मूले और हैं जिनसे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस हमारे चैप्टर के अंदर आएंगे, तो उनको भी हम यहां पर देख लेते हैं। और वो है साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर y बराबर हम लिख सकते हैं इसको साइन x प्लस वाई इंटू साइन x माइनस वाई। इसी तरीके से एक फॉर्मूला और है यही कॉस स्क्वायर वाई माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू भी होता है यही साइन एक्स प्लस वाई इंटू साइन एक्स माइनस वाई। और एक फॉर्मूला और है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई कॉस एक्स प्लस वाई इंटू कॉस एक्स माइनस वाई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं डियर स्टूडेंट्स जो हमने यहाँ पर लिए हैं। आप इन सभी को ध्यान से याद करना जिनसे रिलेटेड हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और वहाँ पर इनको यूज़ करेंगे। तो इस वीडियो में जो भी चीज़ आपको मैंने बताई है उम्मीद करता हूँ वो समझ में आएगी। अगर इस वीडियो को एंड तक आप देखेंगे और हर चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। खास चीज़ें जो भी थी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड वो मैंने इस वीडियो में ली है। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी प्रश्न होंगे उन सभी को सॉल्व करेंगे। एक ही वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन आप उन सभी वीडियो को एंड तक देखिए बिना स्किप किए तो सारे चीज़ें समझ में आ जाएगी। अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप मुझे ज़रूर बताएं और ये भी बताएं कि वीडियो कैसी लगी। अगर कोई स्टूडेंट्स आज मेरे इस चैनल पर पहली बार इस वीडियो को देख रहा है तो और अगर वीडियो पसंद आई, कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स लोगों से भी सब्सक्राइब करवाएं और वीडियो को शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट्स इसको देख करके कुछ सीख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू।